बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान MJTV। अब आप इनको ज़्यादा देखा करेंगे MJTV के ऊपर, जैसा कि आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ इन्हें इनके इदारे से फ़ारिग कर दिया गया है। और आज के नाज़रीन इस व्लॉग के अंदर हम अगर जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आज जुडिशल कमीशन के 4 मुख्तलिफ़ इजलास हुए हैं। 4 हाई कोर्ट से मुतालिक आपको मालूम ही है कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की एक समरी भेजी गई थी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। अब उनमें से 3 जजेस साहिबान, और आयरॉनिकली ये 3 वही जजेस साहिबान हैं जो सिग्नेटरी हैं उस 6 जजेस के ख़त के जो जस्टिस काजी फैसल साहब को लिखा गया था खुफिया इदारों की मुदाखलत पर। लेकिन जस्टिस अरबाब भी सिग्नेटरी थे, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन सर वो फिर बाकी 3 नहीं, उनकी टीम बदल गई थी ना। हाँ बिल्कुल, इनकी टीम नहीं बदली, लाइन बदली। नहीं सर, टीम ठीक रहेगा। अच्छा, अब हुआ ये है सर कि 3 जजेस साहिबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर प्योने जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इन तीनों को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को सिंध में। जबकि 2 जजेस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम सोमरू, उनकी भी समरी थी, एक की बलूचिस्तान और एक की सिंध की, वो अचानक से फॉर सम रीजन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वापस ले ली। देने वाले जो चीफ जस्टिस डोगर थे, उन्होंने वो रिक्वेजिशन वापस ले ली, और शायद वो पहले से ये सोच रखा हो उन्होंने। अब ये तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, शायद खबरें यही थे कि ये रिक्वेजिशन 2 जजों की वापस लेने के लिए दी गई। जी हाँ, ये इस तरह की बातें हो रही थी और इवेंचुअली वही हुआ। अब आज सर आपने अभी देखा, बल्कि आपने तो कुछ सवालात भी बड़े सख्त किए बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने गो के मुखालफत में वोट दिया है इन जजेस के ट्रांसफ़र में, और मुखालफत में सिर्फ इन 2 ने नहीं बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सर वोट किया है। हाय उस दूध पेशेमा का पेशेमा होना, देर कर दी उस्ताद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो एक ख़त लिखा, इससे पहले तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इजलास बुलाने की दरख्वास्त मुस्तरद की, बल्कि उसमें लंबी चौड़ी वजूहात लिखी कि कैसे जो तबादले हैं जजेस के, वो हमारी अदलिया के लिए एक बदनामी का बायस बनेंगे। एक तासुर मिलेगा कि जैसे जजेस डिस्पोजेबल हैं, उनको किसी वक्त भी उखाड़ पछाड़ करके दूसरे सूबों में भेजा जा सकता है। मगर आज जुडिशल कमीशन के इजलास में बड़े अरसे बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई साइड पकड़ी है, वरना तो दरमियाने पतली गली से ही अभी भी तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली वो एब्सटेन भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये अंदाज़ा जब हम कैफ़े पे बैठे, लेकिन वो ख़त जो लिख दिया था उन्होंने। जी हाँ, कैफ़े पे बैठे सर, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके पुराने बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इज़राए तफन्नुन कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी वोट कर दिया है हक़ में ट्रांसफ़र के। तो मैंने कहा मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर उन्होंने कर भी दिया है। तो बहरहाल उन्होंने नहीं किया, ये गलत बात उन्होंने इज़राए तफन्नुन ये बात की। अच्छा, तो बहरहाल अब साबित ये होता है कि 9 ने हक़ में, 4 ने मुखालफत में वोट किया है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र जब आज यहाँ पर आए, उन्होंने एक नई आप कह सकते हैं, पहले तो देखें, इस बात को हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जजेस को सरकारी मुलाजमों की तरह ट्रांसफ़र किया जा रहा है विदाउट एनी रीज़न, और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और आइन की मंशा है कि अदलिया की आज़ादी के लिए लाजम है कि जजेस के मामलात में एग्जेक्टिव या हुकूमत की मुदाखलत को बंद किया जाए। अब इससे बड़ी हुकूमती मुदाखलत क्या होगी कि सरकार के मुलाजम कमीशन में बैठ के अपने वोट के ज़रिए हाई कोर्ट के जज को उखाड़ के दूसरे सूबे में, और न सिर्फ दूसरे सूबे में, जब वो सूबे में जाएंगे तो कोई पता नहीं उनको उस सूबे के कौन से कोने में फेंका जाएगा। तो ये औकात हो गई है हमारी अदलिया की और हाई कोर्ट के जजेस की। तो मैं समझता हूँ आज का दिन अदलिया की आज़ादी के हवाले से स्याह तरीन दिन है, ये यौम स्याह है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसकी अभी से ये तैयारियां हो रही हैं। तो अब आते हैं हम कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब रिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीफ जस्टिस होते हुए ये बहुत बड़ी सुबकी है। अगर जो छलांग मार के किसी और का हक मार के चीफ जस्टिस का ओहदा पकड़ते हैं ना, वो रिज़ाइन के स्पेलिंग भी नहीं आते उनको, ठीक है ना। तो ये अब भूल जाएं। ये जो ख़त लिखा है ना, ये ख़त लिखने की भी कोई वजह है। पहले सारी जो है वो पूरी मुआवनत की, एयानत की
और बाद में उंगली कटा के शहीद होने की एक नाकाम कोशिश की। मगर अच्छा है, चले, उन्हें देर आए दुरुस्त आए। वो जो कहते भी हैं, बड़ी बात है सर, कम से कम अपना ओपिनियन उन्होंने पहली दफ़ा उसका इजहार तो किया। लेकिन उस ख़त में जो था ना, मैं समझता हूँ कि तज़ादात से भरपूर वो ख़त था। जो बातें उनको उस वक्त लिखनी चाहिए थी जब पहली बार जस्टिस सरफराज डोगर के तबादले की समरी उनके पास बतौर चीफ जस्टिस आई थी और अभी तरमीम नहीं हुई थी, तो उनको उस वक्त ये लिखना चाहिए था कि ये तबादले इस तरह इस्तेमाल होंगे। और उस वक्त उन्होंने डिफेंड किया कि ये गुलदस्ता बन रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, विफाक की अदालत है, चारों लेकिन सूबों सीनियरिटी का। पे तो उन्होंने, आपको याद होगा, बड़ा कहा था कि मैं तो उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन वो भी एक टाइम पास करने के लिए ये बयान दिया था सीनियरिटी के हवाले से। और अगर ये बात थी तो जब उनके पास समरी आई थी पहली बार जस्टिस सरफराज डोगर की, तो उस वक्त ये सवाल उन्होंने क्यों नहीं किया। अब देखिए ना, जो पुराना आर्टिकल 200 था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान जहाँ से जज जाना था, तो वो किस लिए मशावरत रखी गई थी, कंसल्टेशन आइन के अंदर। बिल्कुल। और वो मशावरत, जी सब मैंने को वो नीचे अच्छा, जा रहा है। नहीं, वो मुशावरत जो है वो इसलिए रखी गई थी पुराने आर्टिकल 200 के अंदर कि जो जज होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, वो जब उसके पास कोई चीज़ आती है तो वो पूछता है कि भाई ये कितने टर्म के लिए है, ये मुस्तकिल है, ये आर्जी है, इसकी सीनियरिटी क्या होगी। उस वक्त तो उन्होंने कुगी मार दी, रबर स्टैम्प बन गए। सही है। और बाद में फिर कहा कि ओहो मैं तो सीनियरिटी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र बड़ी अच्छी है, गुलदस्ता बनाना है विफाक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो गुलदस्ता कहाँ गया? गुलदस्ता कूड़ेदान में चला गया। तो उन्हें ये पता चला कि या तो उन्हें पता चला कि वो इस्तेमाल हो गए, या फिर उनको ये पता चला कि अब उनके गुलदस्ते वाली थ्योरी बेनकाब हो गई है, तो उन्होंने ये फिर ख़त लिख मारा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा गलत है और ये वो। देखिए सर, वो उस वक्त नहीं समझते होंगे ना गलत हो रहा है, अब उन्हें लग रहा है गलत हो रहा है तो उन्होंने बोल दिया। अब क्यों उन पर ज़्यादा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, मतलब अपने हाथ से कातिल के हाथ में छुरी पकड़ाई और फिर बाद में बैन करने लग गए कि हाय मार दिया मार दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, हम उसको बाद में कल अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जाने से 10 तारीख को एक खिताब किया जाता है येल यूनिवर्सिटी में, जिसमें और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद करते हैं। ये जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का खत है, क्या ये 10 तारीख के बाद तो नहीं आया? ये अब उनको तो पता होगा ना कि क्या तकरीर हुई है, हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई हो, वो खिताब भी शेयर हो गया हो, तो चलें उसके ऊपर तो फिर हम कल बात करेंगे। लेकिन अच्छा, अभी अब मुझे ये बताइएगा, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अव्वल तो टारगेट, मैं अगर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बज़ाहिर यही लग रहा है कि और कोई तावील तो नहीं दी गई, क्यों वजह नहीं दी गई, क्यों इन जजेस साहिबान का ट्रांसफ़र यहाँ पर नागुज़ीर था। अब टारगेट ही बज़ाहिर ऐसा लगता है इन 3 पर्टिकुलर जजेस साहिबान को किया गया है जिन्हें टेम नहीं किया जा सका था। माजरत के साथ जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब आगे भी जो अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इन जजेस साहिबान को लाहौर, पेशावर या कराची में नहीं, बल्कि सर उनके भी आगे जो बेंचेस हैं दूर दराज इलाकों में, जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से कहा जा रहा है मुल्तान या बावलपुर भेजा जाएगा, और जस्टिस बाबर सत्तार को अब पता नहीं कहाँ भेजा जाएगा। वो सरकारी मुलाजमों के बारे में आप सुनते थे ना कि वो सीनियर अफसर धमकी लगाता था कि तुझे काला पानी भेजूँगा, तो अब जजों के साथ भी यही होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ कि कमीशन के अंदर ये जो ट्रांसफ़र हुई हैं, ये किसी मुबाहिसे, बहस मुबाहिसे, रीज़न, वजूहात, मेरिट, ज़रूरत, इसके ऊपर बहस नहीं हुई। नहीं, वो तो कह रहे हैं 4 घंटे हम बहस करते रहे, बड़े भरपूर अंदाज में हमने अपना मौक़िफ़ दिया। नहीं सर, ऐसे तो ना करें। जब गौर साहब ने कहा बड़े भरपूर अंदाज में, अगर ऐसा होता तो इतनी तो अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए थी जुडिशल कमीशन के अरकान में, ख़ास तौर पे जजेस में, कि वो कहते हैं कि भाई जिससे मुतल्लिक़ आप फ़ैसला कर रहे हैं उसको तो सुन लो। और जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त भी था कि यार हमें सुन तो लें। ये वो जजेस हैं जो दावे करते हैं कि भाई किसी को सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देना, ठीक है ना, वो यही दावे करते हैं ना। तो आपने एक हाई कोर्ट के जज को सुने बगैर उसको जो है वो उठा के फेंक दिया कोने खुदरे में और दूसरे सूबे में उठा के फेंक दिया। अगर जजों को आप सुने बगैर फ़ैसला कर रहे हैं तो फिर आम आदमी के साथ ये अदलिया क्या करेगी? वैसे अच्छा, एक और बात है, देखें जुडिशल कमीशन में जो जजेस को डाला गया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, आईनी अदालत का सरबराह होगा, दूसरे सीनियर मेंबर्स होंगे, एक सीनियर जज होगा आईनी अदालत का, ये जज है। तो जो जज मेंबर हैं उनको इसलिए डाला गया है
कि वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान बतौर जज काम करेंगे। जुडिशल कम अज़ कम जो भी उनका एक भी जो वोट है वो बतौर जज अपने वोट का, और बतौर जज से मुराद ये है कि वो रीज़न मांगेंगे, दलाइल सुनेंगे, आर्गूमेंट सुनेंगे तमाम मेंबरान का, और वो बाकी सुनने के बाद वो अपना एक वोट, जैसे 3 जजों के बेंच में 2 जज एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन बतौर जज वोट उन्होंने डालना है। और इसका मतलब ये है कि वो पहले पूछेंगे कि भाई इस जज की ट्रांसफ़र क्यों की जा रही है, नंबर 1, और फिर इस जज की उस हाई कोर्ट में क्या ज़रूरत है, और फिर ये अगर जा रहा है तो दूसरा क्यों नहीं जा सकता, फिर इसको वहाँ ले जाने का मकसद क्या है। ये सारे सवाल बतौर जज तो करने चाहिए ना, चाहे बेशक आप माइनॉरिटी में हो जाए, लेकिन अपने आप को जज तो रखें ना, और वो मैलिफाइडी इंटेंशन और उसके रीज़न दें। इसमें एक चीज़ बड़ी, और मैं तो ये समझता हूँ कि जजों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब वो अपने एक वोट का भी इस्तेमाल करें ना, तो उसके ऊपर रीज़न जजमेंट लिखे, वो चाहे वो कमीशन में बैठे हुए या जहाँ भी बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो एक नोट लिखें और वो लिखें कि वो क्यों वोट खिलाफ दे रहे हैं और क्यों वोट हक में दे रहे हैं। बाकी मेंबरान जो है नोट फैसला लिखने के ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो जज नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर मेंबर को अपना अपना एक नोट लिखने का पाबंद होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो जजेज़ हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, 10 लाख जुडिशल अलाउंस लेते हैं, जो पग्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, जब वो कमीशन में भी बैठे हैं तो उन्हें बतौर जज एक सफ़े का कम से कम ऑर्डर लिखना चाहिए, तब जाके अपनी एक वोट देनी चाहिए, चाहे वो अक़लियत में हो या अक्सरियत में हो जाए। तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इससे फिर वो तासुर भी ज़ायल हो सकता है, जो ज़ाती लाइकिंग और डिसलाइकिंग, क्या आप ज़ाहिरी बात है रीजनिंग अगर दे रहे हैं तो फिर उसको वो डिस्कस होगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात ये, अब ये पीटीआई वालों का क्या कंडक्ट है, वो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि एक जानिब वो हम ये कह रहे हैं कि ये 4 वोट पड़े हैं उनकी मुखालफत में जजेस की ट्रांसफ़र की। अब उन 4 में 2 वो लोग हैं जो पीटीआई के हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, एक सेनेट से, एक कौमी असम्बली से। अब ये वो लोग हैं, अलमिया आप देखें, हम 9 को तो रो रहे हैं, इन 4 में से भी 2 ऐसे हैं जो अव्वल तो इजलास शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि जज को सुनना है या नहीं, इस बात की तो प्रोविज़न ही नहीं है। अब वही बाद में इजलास से निकल कर तनकीद भी कर रहे हैं कि जज को सुना नहीं गया। तो ये क्या आपको समझ में आई है ये बात? पहले वो कह रहे थे कि आइन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है कि बाबा सत्तार साहब को सुना जाए। जब अभी इजलास से शुरू नहीं हुआ था तो बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र अंदर आए, ठीक है। मैंने ये देखा है कि इन दोनों बैरिस्टरों में एक चीज़ मुश्तरक है बैरिस्ट्री के अलावा, और वो ये है कि ये बड़े मोहतात अंदाज से अपनी जमात का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बयान करते हैं, वो डायरेक्ट बयान नहीं करते। सही है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जो है रीज़न देने चाहिए, और फिर बैरिस्टर गौहर ने बड़ी दिलचस्प बात की जब उनसे साकिब बशीर ने पूछा कि भाई जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है, क्या उनको सुनना नहीं चाहिए? तो बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आइन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जज को सुना जाए। हालांकि आइन का आर्टिकल 200 जो 27वीं तरमीम के बाद तब्दील हुआ है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिस जज को तब्दील किया जाएगा उसमें प्रोवाइज़ो है कि उस जज को कमीशन जो है, कमीशन में हियर, में के कई मुराद लेते हैं कि अगर मर्जी हो तो कमीशन ले सकता है, यानी कि कमीशन मेजॉरिटी वोटिंग से कह सकता है जज को बुलाया जाए, ज़रूरत, ठीक है, में हियर। मगर अब ये देखें ना, यही मे का लफ्ज़ जो है जजेस और अदलिया से रिलेटेड एक और आइनी शिक्का 209 जो जुडिशल काउंसिल जिसमें जजों को हटाया जाता है, उसमें लिखा है कि जब जुडिशल काउंसिल सिफारिश कर दे कि इस जज को हटा दें तो फिर सदर ममलिकत प्रेसिडेंट में रिमूव द जज। तो उस प्रेसिडेंट के रिमूवल की पावर का जो मे है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि वो मे नहीं है, वो शेल है, वो मस्ट है, क्योंकि अदलिया की आज़ादी का मामला है। तो आर्टिकल 200 के अंदर जो मे है उसको भी आर्टिकल 209 वाले प्रेसिडेंट के मे के साथ देखा जाएगा, क्योंकि मे का मतलब शेल है। तो इसमें कमीशन उसमें तो फिर शायद सर बात यही है ना, सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये एक फंडामेंटल राइट है हर बंदे का, नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। यस, एंड आई टेल यू कि जस्टिस बाबर सत्तार ने लेटर लिखा कि मुझे सुना जाए, मगर उनको अनहर्ड कंडेम किया है इस सुप्रीम कोर्ट ने, इस जुडिशल कमीशन ने। और ये हमारे बैरिस्टर गौहर अली खान पढ़ के ही नहीं आए। जब इनसे कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, तो उन्होंने कहा कि आइन में तो कहीं नहीं है कि जज को सुना जाए। उनको ये भी नहीं पता यार 27वीं तरमीम के बाद आइन तब्दील हो गया है,
अब पता नहीं ये कब इन्होंने बैरिस्ट्री की थी, मगर बहरहाल कानूनदान है यार। ये कैसे वो कह सकते हैं कि आइन में जिक्र नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि जज को मे ही है, मे हो सकता है बहस। नहीं, वो 27वीं की उन्होंने मुखालफत की थी ना, तो उससे में पढ़ा भी नहीं होगा। उससे में वाकई पढ़ा भी नहीं होगा, उन्होंने वो एक्सटेंशन वाला कानून भी नहीं पढ़ा था। बट एनीवे बात ये कहने की है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बिल्कुल तैयारी करके नहीं जाते ये कमीशन के इजलास में। ये लोग ये सिर्फ मुझे लगता है कि इन 2 वकीलों का कमीशन में होना ये एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वकील कभी जजेस को नाराज़ नहीं करते और फिर वो हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप इसकी मिसाल ये ले लें कि बाहर जब आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताना शुरू हो गए कि जनाब ये तबादले नहीं होने चाहिए थे, ये एक तारीख दिन है, ये है वो है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ी अजीब सी कैटेगरियाँ जो हैं उन्होंने बनाई कि 3 वजूहात की बिना पे जजों को तब्दील किया जाता है। एक पनिशमेंट के तौर पे, दूसरा जो है वो बिला वजह, नहीं दूसरा बिला वजह होता है, और तीसरा बदनीयती के बेस पे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि हम समझते हैं कि ये बिला वजह है, अंदाज़ा लगाएं। आपने फिर उन्हें स्नब भी किया था? फिर मैंने स्नब नहीं, मैंने सवाल किया था। देखिए इस तरह शरारत मत करें आप। मैंने सवाल किया, मैंने कहा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप कमीशन को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बदनीति पर मबनी है? आप कह रहे नहीं ये बिला वजह है। अब इन वकीलों का ये बड़ा मसला है ना, वकालत भी करनी है, वकील जजों के सामने पेश होना है, करोड़ों करोड़ों की फीसें भी लेनी होती हैं इन्होंने। नहीं, उन्होंने बाद में कहा है बदनीति तो है। नहीं, बैरिस्टर गौहर को मैंने कहा कि आप बताएं, उन्होंने कहा कि ये बदनीति है, ये मैलाफैडी है, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फिर भी नहीं कहा। उन्होंने पहले ही कहा कि 3 कैटेगरी है, सज़ा, जज को सज़ा देने के लिए तबादला, बदनीति की बुनियाद पे तबादला और बिला वजह तबादला। बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुताबिक ये बिला वजह तबादला। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि ये बदनीयती है। बिला वजह की भी कोई वजह होनी चाहिए ना, ये मुझे तो बिला वजह की कैटेगरी समझ एग्जैक्टली ये बिला वजह की कौन सी कैटेगरी है भाई? बिला वजह तो हो ही नहीं सकती। बुला लिया बिला वजह। नहीं, बिला वजह एक तरीके से हो सकती है कि वो सारे कमीशन के अरकान बैठे हैं और उन सारों ने कहा कि यार इनको तबादला कर दें, उन्हें कर दें, वजह क्या लिखें, छोड़ दें, नहीं खाली छोड़ दें, वजह की ज़रूरत ही नहीं है। यार ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये अटारनी जनरल है, ये लॉ मिनिस्टर है, ये बार काउंसिल के वो बड़े बड़े वकील हैं, बिला वजह जज को, यार बिला वजह फिर ये कमीशन के जो अरकान हैं इनको बिला वजह जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाए? इनको बिला वजह इधर लटका क्यों ना दिया जाए? उल्टा ये थोड़ा सा नहीं, उल्टा लटका दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बिला वजह क्या होता है यार? आप कानूनदान हैं, आप जज हैं अदलिया के, और आप कहते हैं इतना बिला वजह जज को मुंतकिल किया जा सकता है एक हाई कोर्ट से। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र की ये दलीलें थी। अब इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, वो जो बहस होती रही है 3 घंटे इजलास 4 घंटे तक जारी रहा है, 3 घंटे तो मुसलसल बहस होती रही है, बताया ये जा रहा है। अब उस बहस में क्या डिस्कशन होता रहा है, क्या उसमें बात क्या हो रही थी, किस बात के ऊपर ज़्यादा मुबाहिसा था इनके दरमियान? देखिए ये सरकारी तौर पे तो ये चीज़ कभी भी नहीं ऑन द रिकॉर्ड कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने हल्फ उठाया होता है। चलो किसी हल्फ का तो पास है इनको, हमने हल्फ उठाया होता है जी, कमीशन के जो अंदर कार्रवाई होगी वो मंजर आम पे नहीं लाई जाएगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी, सीक्रेट होगी। इन्हें जजेस की जो है ना साख का बड़ा ख्याल है, तो इसलिए ये चीज़ें लीक नहीं की जा सकती। साख का अच्छा ख्याल है, बेड़ा गर्क हो गया साख का, अदलिया का, कि जजों को सरकारी मुलाजमों की तरह उखाड़ उखाड़ के कहीं दूर दराज इलाकों में फेंक रहे हो। अभी भी जजों की साख का ख्याल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। यहाँ फॉर गॉड सेक आप जजेस को पनिश कर रहे हैं, आप बदनीयती की बुनियाद पे जो है उनको तबादले कर रहे हैं, या फिर कहते हैं हमने बिला वजह किया, फिर कहते हैं जी हम बता नहीं सकते हैं। मगर बहस यही हुई होगी कि यार इन जज को करना है नहीं करना जी, चलो जी वोटिंग करा लो। इसलिए तो मैं कह दूँ कि रूल्स में या फिर आइन में तरमीम होनी चाहिए। इस जुडिशल कमीशन के हर मेंबर को एक सफ़े का नोट लिखना चाहिए। वो जजेस को डील कर रहे हैं, वो कोई उनके चपरासी नहीं है कि जिनको उठा के उधर फेंक दो जी, हाँ जी मेरा वोट इतने चपरासी को काट दो। तो जजेस के बारे में उन्हें नोट लिखना चाहिए, रीज़न लिखनी चाहिए, वजूहत लिखनी चाहिए, और वो वजूहत जस्टिसेबल होनी चाहिए। और आखिर में मैंने पूछा भी उससे बैरिस्टर गौहर अली खान से कि अगर आप इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते, आप कहते हैं ये बदनीति पर मबनी तबादले हैं, तो क्या आप इन्हें चैलेंज करेंगे? 184(3) में पहले सुप्रीम कोर्ट में होते थे, तो अब तो आईनी अदालत के पास अख्तियार है। तो कहते हैं नहीं हम चैलेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि स्वीकार कर इतने चक्कर लग रहे, इतने केसेस मुफ्त करने पड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्योंकि चले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार साहब तो ख़ुद को अग्रीव पार्टी यहाँ पर तस्वर इस वजह से कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने तो इनको कहा था कि मुझे सुना जाए, बावजूद इसके उनको नहीं सुना गया, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्या वो चैलेंज कर सकते हैं?
देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन केस मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वैसे तो वो उन्होंने भी एक असूल पकड़ा हुआ है प्लास्टिक का कि भाई जज पटिशनर नहीं हो सकता, तो जज जो है लिटिगेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा बुरा वक्त तो कभी आना नहीं है कि उसको लिटिगेशन में जाना पड़े। और तो इसलिए शायद यही वजह है कि वो जस्टिस बाबर सत्तार के हेयरिंग के भी हक में नहीं थे कि भाई जज को जो है खुद नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं, मुझे लगता है उन्होंने उनकी हेयरिंग के हक में वोट दिया होगा। आई डोंट नो इसके ऊपर वोटिंग हुई भी है। एलामिया जो आया उसमें वजाहत नहीं की गई। हाँ, लेकिन वो एलामिया पढ़ देना जी पहले, ये बताओ। कुछ चंद टिकर से मैं रख देता हूँ आपके सामने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट किया गया, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस समन रफीक इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट मंजूरी दी गई। जजेस के तबादला जुडिशल कमीशन की अक्सरियत से ये किए गए हैं जी। अरबाब ताहिर और खादम सोमरू साहब के तबादले की सिफारिश वापस ली गई। जजेस के तबादले के नतीजे में पैदा होने वाली किसी भी आसामी को सिर्फ ट्रांसफ़र के ज़रिए पुर किया जाएगा। कमीशन अरकान का ये अक्सरियती फ़ैसला है। जजेस के तबादले से खाली आसामी को किसी भी तरह से इब्तदाई तकर्री के लिए खाली नहीं समझा जाएगा। और आगे कुछ चीज़ें हैं जैसे ये अब ज़राए से आ रहा है। ये ज़रा इसकी वजाहत कर दें, इन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि खाली असामियों के बारे में? खाली असामी को सिर्फ ट्रांसफ़र के ज़रिए पुर किया जाएगा, यानी यहाँ पर भी अब कहीं और से ट्रांसफ़र होकर आएंगे ना। अच्छा, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे? फ्रेश अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये आइन में कहाँ लिखा है कि ये खाली असामियाँ सिर्फ ट्रांसफ़र के ज़रिए पुर होंगी? और अगर आइन में ये चीज़ नहीं लिखी तो ये जुडिशल कमीशन पार्लियामेंट का मुतबादल कैसे हो सकता है? ये कैसे आइन में तरमीम कर सकता है? पार्लियामेंट ये होते कौन है ये तय करने वाले कि खाली असामियाँ जो है वो आइन के आर्टिकल 175 की बजाय वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत होंगी? ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आइन के अंदर अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ तो फिर एक चीज़ ऑप्शनल है ना, उसको आप एक जज को ट्रांसफ़र कर लें, दो को कर लें, आप तमाम खाली असामियों पर सिर्फ ट्रांसफ़र ही कर लें। नहीं, आप इसका असूल कैसे तय कर सकते हैं जो कि आइन में ही नहीं है? आइन में अगर ये इतनी वाकई ये चीज़ होनी चाहिए थी तो आइन में लिख देते कि ट्रांसफ़र की खाली असामियाँ ट्रांसफ़र से ही होंगी। ये क्या मजाक है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये कमीशन जो है ये गैर ज़रूरी तौर पे अपनी जो अख्तियारात है उनका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नए डोगर्स आ रहे हैं और इस कमीशन के अरकान के लिए भी एक तो जितने भी वकला अरकान हैं इनकी प्रैक्टिस पे पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी ये जो जजेस हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए कि ये बाकायदा एक रीज़न ऑर्डर लिखेंगे अपने एक एक वोट का। ठीक है, और दूसरा कमीशन के अरकान का ये ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए कि वो अपने चैम्बर्स के हवाले से वो अपने आप को बिल्कुल लातल्की का ऐलान करेंगे, क्योंकि आप जजेस के तबादले करने का भी अख्तियार है, आप जजेस के मिसकंडक्ट को जुडिशल काउंसिल में भी भेज सकते हैं, आप जजेस की तैनातियाँ भी करने का अख्तियार रखते हैं। करोड़ों रुपए के क्लाइंट्स आपके पास इसीलिए आते हैं कि ये कमीशन का मेंबर है तो ये तारीख भी लेके देगा और ये आपको फ़ैसला भी आपके हक़ में करवाएगा। तो इससे बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि वकला की प्रैक्टिस पे पाबंदी होनी चाहिए। जो वकला इस कमीशन के अरकान हैं उनको कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर देना उनका। एहसन बून साहब भी मेंबर है ना जुडिशल? जी हाँ, एहसन बून साहब भी हैं और बड़े बड़े वकला हैं। बड़ी कामयाबी है वैसे उनके ग्रुप की भी है। बिल्कुल। 3 जजेस साहिबान को ट्रांसफ़र कर दिया गया और 2 को नहीं किया गया, ये बड़ी कामयाबी है। अब वो जो 2 जजेस हैं वो तो देखे ना, अब पता नहीं उनसे पूछा भी गया था ये नाम देने से पहले कि नहीं, ये किसी ने आज तक सवाल उठाया कि क्या जस्टिस सरफराज डोगर ने पूछ के ये नाम दिए? और अगर पूछ के दिए थे तो क्या जजेस के अगर उन्होंने वापस ही लेने थे तो शायद बता के भेजे। नहीं, आप देखें ना, अगर ये जजेस इनकार करते हैं तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है ना, अब ये जस्टिस बाबर सत्तार अगर कहते हैं कि जी मुझे पुश्तो ज़ुबान नहीं आती, मुझे आप गलत भेज रहे हैं और वहाँ पे ये इंसाफ नहीं हो सकेगा, मैं साइल को समझ नहीं सकूँगा, बहुत सी वजूहत हैं, जेन्युइन वजूहत हैं, वो अगर इनकार कर देते हैं तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? क्या ये 209 में जाएगा? नहीं, जब इनकार करेंगे तो घर जाएंगे ना। नहीं, वो मिसकंडक्ट के रेफरेंस होगा उन पर 209 के तहत और वो काउंसिल में रेफरेंस जाएगा। तो ये किस्म का मजाक बना लिया इन लोगों ने अपने जो है तबादलों के। ये बहुत बुरा आज मिसाल कायम हुई है। मैं समझता हूँ ये वाकई जो है एक किस्म का एक तारीख दिन है हमारी अदलिया की आज़ादी के लिए। चलें वीडियो को कंक्लूड करते हैं नाज़रीन। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।